नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया भर में जंग के मैदान में आखिरकार क्या कुछ अहम चल रहा है। मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक कहीं तबाही है, कहीं तनाव है। आज हम आपको जंग के मैदान की हर खबर से रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो 3 खबरें दिखा देते हैं जो आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं। तो पहली खबर की चर्चा कर लेते हैं। तो बात हम सबसे पहले ईरान की करेंगे। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो गई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत देश की टॉप लीडरशिप शुक्रवार को तेहरान में खामनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा वजहों से अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई शामिल नहीं हुए। इधर ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को बुरी तरीके से हालत खराब कर दी है। वे समझौता करने के लिए बेताब है। वे बहुत बुरी तरीके से समझौता करना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अब अमेरिका की तरफ से आया हुआ ये बयान किस तरीके से ईरान में भूचाल लेकर के आएगा उसके बारे में आपको बताऊंगी। वहीं दूसरी खबर की चर्चा कर लेते हैं। दूसरी खबर में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अभी भी खामनेई पर जीजीसी का जो गुस्सा है क्या वो फूटा हुआ नजर आ रहा है और ये फ्रंट आखिरकार किस तरीके से उनकी मदद करते हुए नजर आ रहा है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज जब अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार हुआ तो क्या अयातुल्ला अली खामनेई के संस्कार में कौन पहुंचा और जो नहीं पहुंचे तो आखिरकार क्यों नहीं पहुंचे हैं, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो खाड़ी देशों की एकजुटता क्या यहां पर निकल करके सामने आई या ये सिर्फ कागजों पर समझ में आती है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तीसरी खबर यूरोप से होगी, जिसके बारे में आपको बताऊंगी कि पुतिन के ऑपरेशन पोलैंड क्या है। यूक्रेन के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप में एक नया खतरनाक फ्रंट खोलने की तैयारी में है, जिसकी वजह से पूरी पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है। और क्या फिर से एक यूरोपीय देश उनके निशाने पर आने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और बताते हुए आपको अहम खबर। तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई की रस्में चल रही हैं। ईरान में ये रस्में चल रही हैं अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई की, जिसमें इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में ये खामनेई का ताबूत रखा गया है। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं तेहरान। 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी और अब उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां ताबूत रखा गया है। और इसके साथ साथ देखिए कैसे हर कोई आज कांधा देना चाहता है, हर कोई अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देना चाहता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए। फ्लाइट भर भर के ईरान पहुंच चुकी है। लोगों को वहां अंतिम संस्कार के रिचुअल्स में शामिल होने के लिए जाना था। ये देखिए तस्वीरें आई हैं। बी गालिबाफ आपको नजर आ जाएंगे। इसके साथ साथ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आपको नजर आ जाएंगे। अन्य देशों के मेहमानों को भी न्योता भेजा गया था। 100 से ज्यादा देशों के मेहमान वहां पर पहुंचे हुए हैं। अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। अयातुल्ला अली खामनेई को जहां आज सुपुर्दे खाक किया जा रहा है तो उसकी तैयारियां भी तेज हो गई है। और आज का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि अमेरिका जश्न मना रहा है आजादी का। दूसरी तरफ मातम है तेहरान में। प्रार्थना के लिए हॉल तैयार कर लिया गया है। अंतिम विदाई में 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर शामिल होने वाले हैं और अयातुल्ला अली खामनेई के सम्मान में सड़कों पर लोगों का हुजूम आज विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। पार्थिव शरीर ईरान इराक के कई शहरों से होकर के गुजरेगा। हर जगह उन्हें मानने वाले उचाने वाले हैं। तेहरान, कोम, नजफ, करबला, मशहद होकर के ये ताबूत जाएगा और उसके बाद सुपुर्द खाक की ये प्रक्रिया पूरी होने वाली है। अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर के लगातार ये सवाल शुरू हो गए थे कि आखिरकार उन्हें अंतिम संस्कार के लिए कब ले जाया जाएगा, सुपुर्द खाक कब किया जाएगा, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है और उनकी मौत हुई है या नहीं हुई है, ये तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन आज उन तमाम बातों पर ब्रेक लग चुका है। अयातुल्ला अली खामनेई सुपुर्द खाक किए जा रहे हैं। तो अब आपको ये बताती हूँ कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है अंतिम यात्रा का तेहरान में, वो कहाँ और कैसे हो रहा है। तो आज ग्रैंड मुसल्ला में ये अंतिम दर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। वहीं इसकी जो तारीख है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। 5 जुलाई श्रद्धांजलि कार्यक्रम, तैयारियां आज हो गई है और ये सिर्फ ईरान से ही उनका ताबूत नहीं गुजरने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ इराक से भी उनका ये पूरा ताबूत गुजरेगा। 6 जुलाई को अंतिम संस्कार का जुलूस निकलेगा। अब अंतिम यात्रा का जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी जान लीजिए। 7 जुलाई को शव कोम ले जाया जाएगा और जनाजे की नमाज और अंतिम यात्रा होगी। इराक में क्या होगा? 8 जुलाई को नजफ और करबला में श्रद्धांजलि मिलेगी और मशहद में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। 9 जुलाई को इमाम रजा की दरगाह के पास उन्हें उसके बाद दफना दिया जाएगा, सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी है। कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है लेकिन ये लंबा चलने वाला है। 9 जुलाई को फिर उन्हें
सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बेटे अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे वहां पर नहीं पहुंचे हैं, मुस्तफा खामनेई। इसके पीछे की कई वजह निकल करके सामने आती हैं कि इजराइल की तरफ से एक बड़ी तैयारी की जा रही है कि इस जुलूस को वो निशाना बना सकते हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से इनकार भी कर दिया गया है, क्योंकि 100 से ज्यादा देशों के जब प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हुए हैं तो ये संभव नहीं होने वाला है। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजा और 7 जुलाई को कोम में जनाजा है। उसके बाद 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाना है। अब आपको बताती हूँ कि खामनेई की अंतिम यात्रा को लेकर के इंतजामात किस तरीके के किए गए हैं। तो सबसे पहले ये बता देती हूँ कि क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। तो अंतिम विदाई की जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ इस तरीके से है। सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया जाएगा, क्योंकि सभी को न्योता जो दिया गया है, बुलाया जो गया है, और इसके लिए 5 करोड़ रोटियां तैयार की जा रही है। तेहरान में 16 मोबाइल बेकरी रहेगी। अब तक का सबसे बड़ा ट्रैफिक प्रबंधन भी देखने को मिलेगा, जहां 700 से ज्यादा पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 24 से ज्यादा अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई है और चिकित्सा सेवाओं के लिए 2500 एम्बुलेंस तैयार की गई है। राहत के लिए 21 हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। 100 ड्रोन और हजारों बचाव कर्मी तैनात रहेंगे और सभी के लिए भोजन का इंतजाम यहां पर रहने वाला है। तो ईरान के पूर्व लीडर, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई की जो रस्में हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। तेहरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत देश की पूरी टॉप लीडरशिप उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची। लेकिन इस बीच सुरक्षा कारणों से खामनेई के खुद के बेटे मुस्तफा खामनेई इस कार्यक्रम से दूर रहे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौते के लिए बेताब है और हमने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। वहीं ईरान ने भी अमेरिका को 2 टूक चेतावनी दी है। क्या कहा है इस रिपोर्ट में आप देखें। ईरान के इतिहास के एक बड़े अध्याय का अंत हो गया है। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई की रस्में तेहरान में शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत ईरान की तमाम शीर्ष लीडरशिप शुक्रवार को खामनेई को आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंची। पूरा देश गमगीन है, लेकिन इस भावुक माहौल के बीच सुरक्षा को लेकर भारी तनाव भी साफ देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात ये रही कि इस बेहद अहम मौके पर भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई शामिल नहीं हुए। मुस्तफा को खामनेई का उत्तराधिकारी माना जा रहा है और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर बढ़ती जा रही ये बेहद सख्त गोपनीयता कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। इधर ईरान में मातम पसरा है तो उधर वॉशिंगटन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तीखा जुबानी हमला बोल दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव ने ईरान को घुटनों पर ला दिया है और वो अब समझौता करने के लिए बेताब है। We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. ट्रंप के इस दावे पर ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने अमेरिका और इजराइल को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है। गालिबाफ ने साफ किया कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल हालिया समझौता ज्ञापन की शर्तों का पालन नहीं करते तो ईरान भी सख्त और समान प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगा। गालिबाफ ने दावा किया कि अमेरिका भी समझ चुका है कि ईरान के खिलाफ सैन्य दबाव का रास्ता काम नहीं करता और इसी वजह से अब रणनीति बदली जा रही है।
उधर इजरायल की ओर से भी बयानबाजी तेज है, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समझौते से खुद को अलग कर चुके हैं। इजरायली नेतृत्व का कहना है कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम अब भी सबसे बड़ा खतरा है और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने यहां तक संकेत दिए कि ईरान की नेतृत्व संरचना तक भी लक्ष्य से बाहर नहीं है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान में खामेनेई के अंतिम सलामी कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। साफ है कि सुप्रीम लीडर की विदाई के इस नाजुक वक्त में भी ईरान और अमेरिका के बीच का पावर गेम चरम पर है। एक तरफ जहां ट्रंप इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, तो वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि समझौते का मतलब उसकी कमजोरी कतई नहीं है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हो रहा है, जिससे यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि कूटनीतिक रूप से भी बेहद अहम बन गया है। कुल मिलाकर एक तरफ अंतिम सलामी की गंभीरता और भावनात्मक माहौल, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक चेतावनियों और सैन्य बयानबाजी का टकराव। पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े भू राजनीतिक तनाव के मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब आपको बताती हूँ कि दुनिया के कौन कौन से देश के प्रतिनिधि ईरान पहुंचे हैं। तो खामनेई की विदाई में दुनिया साथ नजर आ रही है। अब इसमें भारत से लेकर के रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके अलावा तजाकिस्तान, अर्मेनिया, तुर्की, जॉर्जिया, इराक से पहुंचे हुए हैं लोग। ओमान, कतर, बेलारूस, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, कजाकिस्तान और घाना से भी अतिथियों को बुलाया गया था, आमंत्रित उन्हें किया गया था, वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा निकारागुआ, कांगो, लेबनान, सीरिया, मलेशिया, क्यूबा, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम से भी प्रतिनिधि इस शोक सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब आपको बताती हूं दूसरी खबर के बारे में। खामनेई के जनाजे पर जीसीसी में बड़ी कूटनीतिक दरार देखने को मिल रही है। खामनेई के जनाजे पर जीसीसी के 6 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा है और बाकी के 3 देश इस समारोह में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं खाड़ी देशों के बीच ये गहरी कूटनीतिक खींचतान है। इसमें कौन कौन गया है? सऊदी अरब, ओमान और कतर ने आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल को भेज दिया है, जबकि इसके अलावा बात की जाए सऊदी अरब, ओमान और कतर के अलावा तो 3 और देश हैं जिन्होंने अपने डेलीगेशन को नहीं भेजा है। तो ये सबसे बड़ी कूटनीतिक जो उनकी बीच की दरार है वो देखने को मिली है। अब इसमें कौन कौन से देश पहुंचे हैं एक बार फिर से आपको बताती हूं। सऊदी अरब, ओमान और कतर ने अपने आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल को भेज दिया है, जबकि इसके अलावा सऊदी अरब ने वलीद अल खुरैजी के नेतृत्व में अपना डेलीगेशन भेजा और ओमान ने शेख अब्दुल मलिक के नेतृत्व में हाई लेवल प्रतिनिधि मंडल भेज दिया है। दूसरी तरफ कतर ने शूरा काउंसिल स्पीकर हसन अल घानिम के नेतृत्व को भेजा है, लेकिन यूएई, बहरीन और कुवैत ने कोई आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा है। अब खामनेई के ताबूत के पास भावुक हो गए बी गालिबाफ, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। बताया यह जा रहा है कि दोनों का ही साथ 40 साल का था। ताबूत के पास फूट फूट करके बी गालिबाफ रोते हुए नजर आए हैं। ईरानी संसद के स्पीकर जो कुछ इस तरीके से फूट फूट करके रोते हुए नजर आए। इनकी बगल में आपको ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची नजर आ जाएंगे। लेकिन बी गालिबाफ और अयातुल्लाह अली खामनेई के संबंध बेहद घनिष्ठ माने जाते हैं। पिछले 40 साल से दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाते आए थे, लेकिन अयातुल्लाह अली खामनेई का जब जनाजा निकल रहा है तो वो इस दौरान भावुक हो गए। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम विदाई सिर्फ एक धार्मिक या औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसने मिडिल ईस्ट की कूटनीति में भी एक नई हलचल पैदा कर दी है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम विदाई ने मिडिल ईस्ट की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ईरान के सबसे ताकतवर चेहरे और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के जाने के बाद तेहरान में भावुक विदाई का माहौल था। लेकिन इस शोक के बीच
पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी वहां जुटे कूटनीतिक चेहरों पर, खासकर गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि GCC के देशों पर, जिनके ईरान के साथ रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। छह सदस्यों वाले शक्तिशाली GCC गुट के बीच इस मौके पर एक साफ विभाजन देखने को मिला। सऊदी अरब, ओमान और कतर ने अपने आधिकारिक डेलीगेशन तेहरान भेजे और खामेनेई को अंतिम श्रद्धांजलि दी। कभी ईरान के धुर विरोधी रहे सऊदी अरब का ये कदम इस बात का साफ संकेत है कि चीन की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच शुरू हुआ रिश्तों को सुधारने का सिलसिला अब थमा नहीं है। वहीं ओमान और कतर ने हमेशा की तरह मध्यस्थ और संतुलित पड़ोसी की अपनी भूमिका को दोहराया। सऊदी अरब का ईरान में डेलीगेशन भेजना ये दिखाता है कि रियाद अब तेहरान के साथ सीधे टकराव के बजाय कूटनीतिक संतुलन चाहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि सभी GCC देश एक सुर में काम नहीं कर रहे हैं। सऊदी के रुख से इतर GCC के 3 अन्य प्रमुख देशों संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिनिधि इस समारोह में शामिल नहीं हुआ। बहरीन और ईरान के बीच ऐतिहासिक रूप से तनाव रहा, जबकि UAE का रुख ईरान के क्षेत्रीय नीतियों और उसके समर्थित गुटों को लेकर हमेशा सतर्क रहा है। इन 3 देशों की दूरी ने ये साफ कर दिया है कि ईरान को लेकर खाड़ी देशों में अब भी अविश्वास की खाई पूरी तरह पटी नहीं है। तो अविश्वास इस तरीके से गहराया है कि अंतिम विदाई में भी वो तमाम देश नहीं पहुंचे हैं जहां के लोग फूट फूट करके आयतुल्लाह अली खामनी के लिए रो रहे थे। और चलिए अब आपको बताती हूँ कि आखिरकार यूरोप में क्या चल रहा है। तो ज़ेलेंस्की के वार पर पुतिन का महाक्रोध देखने को मिल रहा है। मिसाइल हमले में कीव को धुआं कर दिया गया है और 2 दिन से लगातार मिसाइलों का कहर वहां पर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के पूर्वी शहर में कब्जा भी कर लिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और यूक्रेन के कई शहरों को रूस अपने कब्जे में अभी तक ले चुका है, लेकिन अब तैयारी एक नए फ्रंट की भी होती जा रही है। कीव का हाल तो बुरा कर रखा है, यूक्रेन का हाल बुरा किया हुआ है रूस ने, क्योंकि रूस पर भी कुछ दिनों पहले इसी तरीके से मिसाइल हमले और ड्रोन हमले किए जा रहे थे। लेकिन क्या यूक्रेन के बाद अब पोलैंड की बारी? ये सवाल ये है। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुतिन 2 तरफ से पोलैंड पर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं और उनका मकसद एकदम साफ है, रूस का नक्शा बड़ा करना और नेटो को घुटनों पर लाना। लेकिन पुतिन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर पोलैंड की 1 इंच जमीन को भी उन्होंने छुआ तो नेटो रूस के परमाणु गढ़, कोला प्रायद्वीप और कालिनिनग्राद को मलबे में तब्दील कर देगा। यानी महाविनाश की अब उल्टी गिनती एक बार फिर से शुरू होते हुए यूरोप में नजर आ रही है। परमाणु महाशक्ति रूस के चक्रव्यूह में फंसा यूरोप। यूक्रेन के बाद अब महाविनाश का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है। क्योंकि क्रेमलिन के तख्तो ताज पर बैठे व्लादिमीर पुतिन ने रूस का नक्शा बड़ा करने की आखिरी कसम खा ली है। वाशिंगटन से आई एक बेहद सीक्रेट और सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाने के बाद पुतिन अब पोलैंड पर उस फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में है, जिससे पूरे नेटो का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। यानी 2 तरफा वार और पोलैंड तार-तार।
रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पुतिन इस बार सीधे महायुद्ध नहीं छेड़ेंगे, बल्कि एक ऐसे शातिर चाल चलेंगे जिसका तोड़ नेटो के पास नहीं है। सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि रूस और बेलारूस की एक जॉइंट मिलिट्री टुकड़ी बहुत जल्द पोलैंड की सीमा में दाखिल हो सकती है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि रूस इसे हमला नहीं बल्कि एक भूल बताएगा। पुतिन की प्लानिंग के मुताबिक जब रूसी सैनिक पोलैंड की धरती पर कदम रखेंगे तो मॉस्को से बयान आएगा, सॉरी जीपीएस खराब था, या हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यानी हमला भी हो जाएगा और पुतिन गलती हो गई का मुखौटा भी पहन लेंगे। लेकिन खेल सिर्फ घुसपैठ का नहीं है। पुतिन का असली टारगेट है पोलैंड के पावर स्टेशन और बेहद अहम इंफ्रास्ट्रक्चर। रूस की खतरनाक रणनीति यह है कि पोलैंड पर मिसाइलों और ड्रोन्स की ऐसी बौछार की जाए कि पोलैंड अपना पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने पर मजबूर हो जाए। और जानते हैं पुतिन का सबसे बड़ा दांव क्या है? पुतिन को भरोसा है कि इस हमले के बाद अमेरिका और नेटो रूस पर पलटवार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अमेरिका पोलैंड को बचाने के लिए जंग के मैदान में उतरने के बजाय मॉस्को को टेबल पर बैठकर बातचीत का ऑफर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये पुतिन की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। नेटो का आर्टिकल 5 धरा का धरा रह जाएगा और दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन की साख एक कागजी शेर की तरह बिखर जाएगी। पुतिन बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोहा कब गर्म है और हथौड़ा कब मारना है। पिछले कुछ समय में अनाज और पुराने मुद्दों को लेकर यूक्रेन और पोलैंड के रिश्तों में जो खटास आई है, मॉस्को उसी दरार में अपना बारूद भरने की ताक में है। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय के बंद कमरों में इस वक्त इसी बात को लेकर इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। सिर्फ पोलैंड ही नहीं, बाल्टिक देश यानी लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया की सांसें भी अटकी हुई है, क्योंकि पुतिन का अगला टारगेट वो भी हो सकते हैं। लेकिन क्या नेटो इस तबाही को चुपचाप देखेगा? बड़ी खबर है, जंग की वजह से रूस में ईंधन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। तेल रिफाइनरियों पर हमलों के बाद ईंधन संकट गहरा गया है। रूस के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ड्रोन हमलों से रूस की ऊर्जा व्यवस्था पर नजर जब रखी गई तो ये पूरी तरीके से चौपट नजर आ रही है। यूक्रेनी हमलों से तेल रिफाइनरी प्रभावित हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ऊर्जा ढांचे पर हमले लगातार जारी है। एक रिपोर्ट हमने विस्फोट में आपके साथ साझा भी की थी कि रूस में तेल की किल्लत देखने को मिल रही है और इसी वजह से उसने कुछ वक्त के लिए बाहरी देशों को तेल निर्यात नहीं करे जाने का फैसला भी कर लिया है। ये तस्वीरें जरा देखिए, कई किलोमीटर दूर तक लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।